लय हेतु अंग्रेजी में रिदम शब्द प्रयुक्त होता है, जिसका अर्थ है प्रवाह। प्रवाह युक्त चित्र में नेत्र को उलझन अथवा कष्टदायक विरोधाभास का सामना नहीं करना पड़ता है। यह प्रवाह रेखा, रूप, वर्ण अथवा तान सभी मिलकर उत्पन्न करते हैं। आज मैं आपको रिदमिक डिजाइन सिखा रही हूँ। इसके लिए मैंने एक लकड़ी का बोर्ड लिया है, जिस पर मैंने वॉल पुट्टी की है, लेकिन आप अभी ड्राइंग कॉपी में ही बना लीजिए। यदि आपको घर में सजाना है और आपके पास लकड़ी का बोर्ड हो तो आप लकड़ी के बोर्ड पर भी बना सकते हैं। यह डिजाइन 2 पार्ट में बनाई जाती है। इसमें एक साइड की डिजाइन ड्रॉ कर लेते हैं तथा उसको ट्रेसिंग पेपर से ट्रेस करके दूसरी साइड बनाते हैं। इससे दोनों साइड सेम बनते हैं। यदि दोनों साइड डिजाइन में सेम नहीं है तो बीच में एक लाइन खींचकर भी दोनों साइड की डिजाइन बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने लाइन नहीं खींची है, लेकिन आप जरूर लाइन खींचकर ही बनाएं, जिससे आपकी डिजाइन सही बनेगी। आप पेंसिल का उपयोग कीजिए, क्योंकि यदि कोई गलती होगी तो उसे सुधारने में आसानी होगी। यहाँ मैं स्केच पेन से इसलिए बना रही हूँ क्योंकि पेंसिल से अच्छे से दिखाई नहीं देता है वीडियो में। इस डिजाइन में मुख्यतः कुछ शेप्स होते हैं, जैसे ट्रायंगल है, सर्कल है, स्क्वायर है, रेखाएं हैं, लयात्मक रेखाएं हैं। इनमें एनिमल्स भी सजावटी व लयात्मक ढंग से बनाए जाते हैं, जैसे मोर, तोता, हाथी, गाय, स्वान, कछुआ, तितली आदि। यदि हम हरियाली में देखें तो फूल बहुत बनाए जाते हैं। कमल के फूल और भी कई प्रकार के फूल सजावटी या सांकेतिक रूप में भी बनाए जाते हैं। फूलों की बेलें भी बहुत बनाई जाती हैं। पत्तियां अलग अलग आकार में बनाई जाती हैं। इससे डिजाइन में काफी रिदम आता है। एक कैरी का शेप भी इन डिजाइन में बहुत बनाया जाता है, जो बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। इस डिजाइन में सहज रेखा प्रवाह, लंबी घुमावदार रेखाओं द्वारा प्रवाह उत्पन्न किया जाता है। स्पेस का भी ध्यान रखना पड़ता है। ऐसा न हो कहीं पर डिजाइन बहुत भर गई है, कहीं पर ज्यादा स्पेस है। इन डिजाइन को भरते हैं तो लाइन व हाफ कर्व से भरते हैं। ये सारे शेप उपयोग करके आप अपनी एक नई डिजाइन भी बना सकते हैं। कलर करने के लिए डार्क बेस कलर लेना चाहिए। इसी तरह आप मेरे साथ स्केचिंग करते रहिए। इसके बाद स्केचिंग होने के बाद मैं कलरिंग शुरू करूंगी, तो फिर आप मेरे साथ कलरिंग शुरू करेंगे और फिर मैं कलरिंग के बारे में आपको बताऊंगी।
यहाँ पर मैं कलर शुरू कर रही हूँ। तो कलर करने के लिए डार्क बेस कलर लेना चाहिए तथा उसके ऊपर हल्के रंगों को लगाना चाहिए, जिससे कंट्रास्ट कलर बन जाएगा तथा डिजाइन उभर कर आएगी। डिजाइन में बहुत ज्यादा कलर नहीं लगाते हैं, 3 या 4 कलर लगाने चाहिए। जैसे आपने पिंक कलर लगाया है तो पिंक के लाइट और डार्क शेड आप लगा सकते हैं, जिससे बहुत सारे रंग हो जाते हैं। जैसे आपने ग्रीन लिया तो ग्रीन के बहुत सारे लाइट और डार्क टोन लगा सकते हैं। यदि आप ज्यादा कलर लगाएंगे तो बहुत भरा हुआ अनाकर्षक लगेगा, इसलिए 3 या 4 रंग ही लगाने चाहिए और कंट्रास्ट कलर ही लगाएं, जिससे कलर खिले खिले दिखेंगे व उभर कर आएंगे। इसमें आप मोनोक्रोम कलर्स भी लगा सकते हैं। जैसे मोनोक्रोम कलर का अर्थ होता है एक ही रंग की लाइट से डार्क टोन का उपयोग करना। इन्हीं टोन्स को आपस में कंट्रास्ट बनाकर लगाया जाता है। यह रंग भी बहुत सुंदर दिखाई देते हैं। रंग भरने के लिए बारीक जगहों पर एक आउटलाइन बनाएं, फिर रंग भरें तो रंग बाहर नहीं निकलेंगे, फैलेंगे नहीं। इस डिजाइन में व्हाइट व ब्लैक रंगों से आउटलाइन की जाती है मुख्यतः। तो जहां पर जिस रंग का कंट्रास्ट बन रहा हो उसके अनुसार आउटलाइन करें। व्हाइट या ब्लैक इसमें रंग भरते समय एक बात का और ध्यान रखना चाहिए कि रंग रिपीट होना चाहिए। आपने कोई भी एक रंग जैसे लाल रंग लिया तो उसे पूरी पेंटिंग में रिपीट करना चाहिए, नहीं तो पेंटिंग में रंगों का संतुलन बिगड़ जाएगा। आपने कोई एक रंग लगा दिया तो ध्यान सिर्फ वहीं पर जाएगा, इसलिए कलर रिपीट किए जाते हैं जिससे आपका ध्यान पूरी पेंटिंग पर जाए। जैसे मैंने इस पेंटिंग में पिंक कलर लगाया तो उसको सभी जगह रिपीट किया, येलो को भी रिपीट किया, ग्रीन को भी रिपीट किया, ऑरेंज को भी रिपीट किया है। इस तरह आप इन सभी मुख्य बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए अपनी एक नई डिजाइन बना सकते हैं और कलर बैलेंस करके भर सकते हैं, जिससे रंग बहुत सुंदर दिखाई दे।